नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हमने वर्णमाला को समझा। वर्णमाला के बाद हमने जितने भी टॉपिक हैं, वर्णमाला हो गया, आपका भाषा विकास हो गया, हिंदी की बोलियां उपभाषाएं, उन सबको समझा। आज हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक होता है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी व्यवस्था को आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हिंदी में जो वर्तनी व्यवस्था होती है, ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, वाक्य शुद्धि के लिए जब भी हम बात करते हैं तो वाक्य शुद्धि हो, चाहे वर्ण स्तर की शुद्धि हो, चाहे शब्द स्तर की शुद्धि हो, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें वर्तनी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि टॉपिक आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वर्तनी व्यवस्था आज हम शुरू करते हैं। वर्तनी होती क्या है, पहले हम वर्तनी को समझते हैं। आखिर जो वर्तनी होती है वो क्या होती है? वो होती है शब्दों में प्रयुक्त जो वर्णों की जो सही क्रमिकता होती है, उसको क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता, किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं या कोई शब्द लिखते हैं तो शब्दों में जो प्रयुक्त जो वर्ण है, उनकी जो सही क्रमिकता है वो क्या होगी, तो उसी को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। क्लियर है? अब जो आपकी जो ये वर्तनी होती है, ये वर्तनी व्यवस्था को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। 3 स्तर कौन कौन से? एक तो आपके वर्ण स्तर पर समझ सकते हैं, वर्ण स्तर पर। दूसरा आपके शब्द स्तर पर समझ सकते हैं, और तीसरा आपके वाक्य स्तर पर इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो वर्तनी व्यवस्था को हम कितने टाइप से समझ सकते हैं? तीन स्तरों पर समझ सकते हैं। क्लियर है? अब विराम चिन्ह भी क्या होता है? वर्तनी व्यवस्था का ही क्या होता है? एक पार्ट होता है, जो विराम चिन्ह का जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह अलग से एक टॉपिक है, उसको भी हम वहां पर बताएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। और विराम चिन्ह वाक्य स्तर की जो अशुद्धि होती है, ठीक है, वाक्य स्तर पर जो हमारे द्वारा जो अशुद्धियां होती हैं, उनकी जो वर्तनी है, वर्तनी व्यवस्था क्या है? विराम चिन्ह का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, विराम चिन्ह वर्तनी व्यवस्था के अंग ही है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि वर्तनी व्यवस्था को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर। ये तीनों स्तरों पर क्या है? हम वर्ण व्यवस्था को समझ सकते हैं। ठीक है, सॉरी माफ करिए, वर्तनी व्यवस्था को। वर्तनी व्यवस्था को इन 3 स्तरों पर हम समझ सकते हैं। पहले हम वर्ण के स्तर पर देखेंगे कि वर्ण के स्तर पर वर्तनी में क्या क्या अशुद्धियां होती हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? फिर हम शब्द स्तर पर समझेंगे और फिर हम वाक्य स्तर पर समझेंगे। आज हम वर्ण स्तर पर समझते हैं, कल और परसों हम जो है इसमें से शब्द स्तर पर समझेंगे। और फिर इसी के साथ आपकी एमसीक्यूज वाली सीरीज भी चल रही है पैरेलल में। पर्यायवाची शब्द उसमें हो चुके हैं। इसके बाद हम हिंदी भाषा विकास से जुड़े हुए जो टॉपिक हैं उनकी एमसीक्यूज कराएंगे, और लगभग आपको हर एक टॉपिक का जो पढ़ा दिया जाएगा उसके एमसीक्यूज भी उसके साथ साथ पैरेलल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है, सबसे पहले हम वर्ण स्तर पर देखते हैं कि वर्ण स्तर पर जो वाक्य की जो अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, वर्ण स्तर पर जो वर्णों में जो अशुद्धियां होती हैं हिंदी में, उनको हम देख लेते हैं वर्तनी के परिप्रेक्ष्य में। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है? खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं। खड़ी पाई वाले वर्ण, जैसा कि खड़ी पाई। ठीक है, खड़ी पाई वाले वर्ण क्या क्या होते हैं? खड़ी पाई वाले वर्ण वे वर्ण जिनके अंत में खड़ी पाई आती है, उनको क्या कहते हैं? खड़ी पाई वाले वर्ण कहते हैं। अंत में, जैसे प की क्या है? अंत में क्या है? खड़ी पाई है। ठीक है, न के क्या है? अंत में खड़ी पाई है। वाह के अंत में क्या है? खड़ी पाई है। ठीक है, इसी प्रकार से जिनके अंत में खड़ी पाई आती है उनको क्या कहते हैं? खड़ी पाई वाले वर्ण कहते हैं। अब जो खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं, उनको जब हम कौन कौन से हैं? जैसे क्या हो गया? आपका च हो गया। ठीक है, च हो गया, जैसे ख हो गया, ग हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर खड़ी पाई वाले क्या है? वर्ण है लास्ट में। ये खड़ी पाई वाले वर्ण है। यहाँ पर क्या है? इनके अंत में क्या है? खड़ी पाई है। ज हो गया, झ हो गया, यहाँ हो गया, त हो गया, थ हो गया, ध हो गया, जिनके क्या है? अंत में क्या है? खड़ी पाई। ठीक है, तो खड़ी पाई वाली जो वर्ण है
उनका जब संयोजन करते हैं किसी अन्य व्यंजन के साथ, ठीक है, उनका जब संयोजन करते हैं अन्य व्यंजन के साथ, तो जो खड़ी पाई होती है, जो खड़ी पाई होती है उसको क्या है, हटा देते हैं। जैसे ख्याति, ख्याति का जो ये वाली खड़ी पाई है ये क्या है, हटा दी। ये क्या है, हटा दिया। ख में से जो खड़ी पाई थी उसको हटा दिया गया। ग्वाला लिखा, ग में से अगर ग को आधा किया, व्यंजन के साथ संयोजन किया रहा, तो इसका इसके पीछे की जो खड़ी पाई थी उसको क्या कर दिया, हटा दिया। वैसे शब्द ब में जो खड़ी पाई है, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। जो ब में जो खड़ी पाई है उसको भी हटा दिया। इस प्रकार से खड़ी पाई वाले जो वर्ण होते हैं, वर्ण स्तर पर उनकी शुद्धियों के लिए वर्तनी के माध्यम से इस प्रकार से हम उनको लिखते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई खड़ी पाई वाले वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मध्य पाई वाले वर्ण। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके सेंटर में क्या होती है, खड़ी पाई होती है, ठीक है, जिनके मध्य में क्या होती है, खड़ी पाई होती है। जैसे क हो गया आपका, फ हो गया, फ हो गया, ठीक है। फ और फ में अंतर है, यहां पर क्या है, नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये आगत वर्ण है, ये फ, ठीक है, ये क्या है, आगत वर्ण है। फारसी ध्वनियों से ये आए हुए हैं, ज, फ, ठीक है। तो देखिए क हो गया आपका, फ हो गया और फ हो गया। इन वर्णों में जैसे रफ्तार लिखते हैं, रफ्तार, फ क्या हो गया, आधा हो गया, खड़ी पाई नहीं हटाई, उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। जैसे क्या लिखते हैं, जैसे आप जो है क से कोई चीज देख सकते हैं, पक्का। जैसे क्या देख सकते हैं आप, पक्का, प आधा क और फिर का। तो पक्का जब हम लिखते हैं, तो पक्का क्या हो गया, अपने आप में इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जो क हो गया आपका आधा हो गया। उसी प्रकार से रफ्तार हो गया। रफ्तार जब हम रफ्तार लिखते हैं तो रफ्तार कैसे, र आधा फ और ता और र। फ्लू हो गया तो फ क्या हो गया, आधा हो गया। ये तो हो गई मध्य पाई वाले खड़ी पाई, मध्य खड़ी पाई वाले वर्णों का टाइप्स, ठीक है। अगला देखते हैं हम, इसी में होता है छोटी पाई वाले वर्ण। अब देखिए छोटी पाई वाले वर्ण क्या होते हैं। जो छोटी पाई वाले वर्ण होते हैं, जैसे ट हो गया, ट में क्या है, छोटी पाई है। जैसे छ हो गया, छ में क्या है, छोटी पाई है। देख रहे हो, यहीं पर जो है समझने की कोशिश करिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में कई बार यहीं से प्रश्न बनता है, तो आप वहां पर क्या है, रुकोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं छोटी पाई वाले जो वर्ण होते हैं। जैसे छ में क्या है, ये देखिए छोटी पाई है। ट में क्या है, ये छोटी पाई है, ठीक है। इस प्रकार से छोटी पाई वाले जो वर्ण होते हैं उनकी भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है उनमें वर्तनी देखी जा सकती है, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। जैसे आप देखिए, ये तो एग्जांपल हमने देख लिए थे पहले ही, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या है। जैसे छ हो गया, ट हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ढ हो गया, द हो गया, ह हो गया, ठीक है। ट ठ ड ढ द और ह, इनमें क्या है, छोटी पाई है, इनमें छोटी पाई वाले हैं। तो क्या होता है, जब छोटी पाई वाले वर्णों को जब व्यंजनों से मिलाते हैं, ठीक है, व्यंजनों से जब इनका संयोजन करना होता है, तो व्यंजनों के नीचे ये गोलाकार रूप में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास हो गया। मिट्टी, मिट्टी, मी ट टी, ठीक है, मी टी, ये ट क्या हो गया, इसके नीचे आ गया, छोटी पाई वाला इसके नीचे जुड़ गया। गड्ढा, ड इसके नीचे आ गया, गद्दा, चिन्ह, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे द और या की ध्वनि क्या होती है, ध्या, विद्यालय वाला ध्या, ठीक है। द और वा की ध्वनि क्या हो जाती है, द्वा। ह और न की ध्वनि क्या हो जाता है, हन। म और ह और म की ध्वनि क्या हो जाती है, म। ब्रह्मा, ब्राह्मण, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है। क्लियर है? तो छोटी पाई वाले जो वर्ण है वो किस प्रकार से जो है जुड़ते हैं। फिर भी जब हम इनको लिखते हैं तो हमें भाषा की स्पष्टता की दृष्टि से इनको हलंत चिन्ह के साथ लिखना ही क्या होता है, उचित होता है। जैसे हम मिट्टी लिखते हैं, मिट्टी लिखते हैं, मिट्टी, मी आधा ट और फिर हलंत के साथ ट लिखते हैं और फिर ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको
भाषा की स्पष्टता के लिए लिखते हैं, लेकिन ये अगर इस प्रकार से भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो भी सही है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक टॉपिक है विशिष्ट वर्ण। ठीक है, इसी में क्या होता है, विशिष्ट वर्ण। तो वर्णों को हमने तीन प्रकार से देख लिया, जो आपके क्या क्या है, एक तो छोटी पाई हो गया, मध्य खड़ी पाई हो गया, और खड़ी पाई वाले वर्ण जिनके अंत में खड़ी पाई है। ठीक है, अब समझते हैं विशिष्ट वर्ण। विशिष्ट वर्ण क्या होता है। विशिष्ट वर्ण में जो वर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है र। र अपने आप में बहुत यूनिक वर्ण है। र कैसे वो यूनिक है, क्योंकि र का जो संयोजन होता है, और तो ये क्या करता है, संयोजन जब संयुक्त अक्षर बनाता है तो र की क्या अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति होती है। हम देखते हैं कभी जो है राम को नीचे लगा हुआ मिलता है, कभी ऊपर लगा हुआ मिलता है। अब नीचे ऊपर कैसे लगता है ये रा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए रा में भी एक स्थिति समझ लीजिए। रा का जब छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा वर्णों के बीच लगती है तो दोनों में अंतर समझिए। ठीक है, गुरु जब हम लिखते हैं तो छोटा ऊ आता है, ना कि बड़ा रू आता है। ठीक है, तो छोटे रू और बड़े रू की अशुद्धियां बहुत ज्यादा देखी जा सकती हैं। ठीक है, ये बड़ा रू हो गया आपका और ये छोटा रू हो गया। ठीक है, र और ऊ का जब संयोजन होता है तो रू, और र और ऊ का जब संयोजन होता है तो रू। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी अशुद्धियों का इनका ध्यान रखना है। र के साथ व्यंजन संयोजन की दो निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां क्या हो सकती हैं, एक तो स्वर रहित र होगा प्लस व्यंजन होगा, और स्वर सहित र होगा और व्यंजन होगा। स्वर, ठीक है, व्यंजन होगा और स्वर सहित र होगा। एक स्वर रहित र होगा और एक स्वर सहित र होगा। देखिए अब इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या है, आधा बट्टे पूरा, आधा बट्टे पूरा, आधा बट्टे पूरा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला तो क्या पर ये है समझने के लिए। ठीक है, अगर तो ऊपर रहेगा, किसी वर्ण के ऊपर अगर र आ रहा है तो इसका मतलब र क्या है, हलंत है। इसका मतलब र क्या है, हलंत है, आधा है र। ठीक है, और नीचे अगर आ रहा है तो इसका मतलब र क्या है, पूरा है। र क्या है, पूरा है, तो आधा बट्टे पूरा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए स्वर रहित र के साथ जब किसी व्यंजन का संयोजन होता है तो क्या होता है, जैसे धर्म हो गया, अ र थ, अर्थ, धर्म हो गया। अब धर्म को समझते हैं। धर्म का हम यहां पर करके देते हैं, जैसे ध हो गया, ये हो गया ध, धन, र हलंत वाला होगा, धन म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धर्म। तो म के ऊपर क्या आ जाएगा, र की मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार से धर्म, अर्थ, कोई भी जब हम देखते हैं कर्म, जब हम कर्म लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है स्वर रहित र और स्वर के साथ जब व्यंजन का संयोजन होता है तो इस प्रकार से वो दिखता है। अब स्वर सहित व्यंजन के साथ जब हम करते हैं, ठीक है, और स्वर सहित र के साथ र जब होता है तो र वर्ण के साथ जब जुड़ता है तो जैसे कर्म, कर्म हो गया, क्रम। ठीक है, क्रम, क्रम हो गया। तो क क्या है, क हलंत हो गया, र क्या हो गया, पूरा हो गया। भू, धन, भू नहीं होगा, भ होगा। ठीक है, भू नहीं है, भ है। भ्रम, ठीक है, भ्रम, भ धन रम, ये हलंत होगा। ठीक है, हलंत, भ धन रम, तो क्या होगा, भ्रम। ठीक है, तो हलंत होगा। ठीक है, यहां पर ओ की मात्रा आ रखी है। ठीक है, बाय मिस्टेक। तो धन र क्या होगा, त्रस्त, आधा स और त्र, त्रस्त। ठीक है, क्या हो गया, त्रस्त। तो हलंत है, र पूरा है, तो क्या हो गया, त्रस्त। श धन र धन म, क्या हो गया, श्रम। ऐसे ही अक्ष हो गया आपका, ज्ञा हो गया। ये कर्म से क्या है, क और स, क और स के मेल से क्या बनता है, अक्ष बनता है। और ज और या के मेल से क्या बनता है, ज्ञा बनता है। ठीक है, वैसे तो इसको ज्या, ज्या, वैसे तो इसको ज्या, ज्या मिलकर ज्या बनता है।
लेकिन हिंदी वर्णमाला में इसका जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? ज्ञा। ग धन ग और या के रूप में होता है, इसको कहते हैं ज्ञा। उम्मीद है आपको ये आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करते रहिए। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें केआर क्लासेस को।